दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 12 समाजशास्त्र का अध्याय नंबर 5 सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे मैंने पहले अध्याय नंबर 4 डिस्कस किया था। अगर आपने अध्याय नंबर 4 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहाँ से जाकर के आप अध्याय 4 देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 5 पढ़ते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होते हैं, यानी हमारी संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन हुए, पश्चिमीकरण क्या है और धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है और उत्तर आधुनिकीकरण क्या है। तो देखिए ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहले देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन। जैसा कि नाम है कि हमारी संस्कृति में परिवर्तन, हमारे जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया। प्राचीन काल से लेकर के अब तक हमने क्या क्या अपने चेंजेस किए हैं, यानी क्या क्या परिवर्तन किए हैं, चाहे हमारी भाषा हो, चाहे हमारे विचार हों, यानी कि हमारी हर व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं वो क्या क्या बदलाव आए हैं हमारी संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। फिर भी कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम पढ़ लेते हैं। जैसे विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ होता है कि लोगों के संबंधों का वह सतत व्यवस्था जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप और व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो हमारे प्राचीन समय की जो संस्थाएं थी और आज की जो संस्थाएं हैं, प्राचीन जो भी विचार थे उनको आज की संस्थाओं के द्वारा जिस रूप में अपनाया गया है वो ही हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसमें देखते हैं क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है जब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारे जो समाज है या हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आए थे ब्रिटिश काल के दौरान। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि जो औपनिवेशिक काल था, यानी कि जो ब्रिटिश काल था, वो अत्यंत प्रभावशाली रहा है हमारे इन परिवर्तनों के लिए। चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो और चाहे आर्थिक हित के लिए रेल की शुरुआत की गई हो जिससे आवाजाही बढ़ी, यानी कि ये सारे के सारे कार्य या एक दूसरे से संपर्क बढ़ा, तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं ब्रिटिश काल के अंतर्गत ही आते हैं। यानी उन्हीं के कारण ज़्यादा चेंजेस, परिवर्तन हमारी संस्कृति में देखने को मिलते हैं। फिर उसके अलावा समाज सुधारक आंदोलन, कुछ समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं जिसके कारण हमारे जो विचार हैं वो बदल गए। यानी कुछ प्रथाएं थी जो पहले के समय में लागू थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समाज सुधारक आए, जैसे कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने यानी कि अपनी धारणाओं के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार देश की संस्कृति को बदला, अपने अपने विचार दिए। इन धर्म यानी कि इन्होंने हर प्रकार के जो वंचित समूह थे जिनसे भेदभाव किया जाता था उनको यानी कि सहायता प्रदान की। जो प्राचीन कुरीतियाँ थी उन पर कुठाराघात किया, यानी सभी जितनी भी बुराइयां थी उनको ख़त्म करने का इन्होंने प्रयास किया। जैसे कौन कौन सी बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह, ये कोई यानी सती प्रथा एक प्राचीन बीमारी कही जाती है जिसे इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म किया। बाल विवाह ये भी एक प्राचीन कुप्रथा थी। विधवा पुनर्विवाह यानी पहले महिलाएं जो होती थी उनका विवाह दोबारा नहीं किया जाता था क्योंकि उन्हें सती होने दिया जाता था, तो विधवा पुनर्विवाह भी एक अच्छा कदम था। तो यानी कि ये कुछ कुरीतियाँ थी जिन्हें उस समय के समाज सुधारकों द्वारा कठोर इनकी आलोचना की गई और बाद में इन्हें पूर्ण रूप से ख़त्म किया गया। उसके बाद 19वीं सदी के आते आते समाज सुधारकों ने अपना प्रभाव इसलिए स्थापित किया क्योंकि उनमें आधुनिक विचारों की प्राचीन साहित्य से जोड़ने की चेष्टा, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। फिर देखिए संचार माध्यम, सांस्कृतिक परिवर्तन, जो संचार के माध्यम है, मल्टीमीडिया का युग है आप जानते हैं, या यातायात के जो भी साधन हैं उससे हमारे जीवन, हमारे विचारों में क्या क्या परिवर्तन आए, तो ये चीज़ उसके बारे में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए, कुछ नकारात्मक परिवर्तन आए। जैसा कि इसमें लिखा है प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन ने जहां आमजन, बुद्धिजीवियों, समाज सुधारकों, राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को पहुंचाया था, यानी कि इन्हीं के जरिए हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। भारत में पंजाब, बंगाल के समाज सुधारकों ने मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से विचार विमर्श किया। और 1864 में बंगाल के केशव चंद्र सेन ने मद्रास का दौरा किया। पंडिता रमाबाई ने भी लोगों में जन जागृति पैदा की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यानी समाज सुधारकों ने भी हमारे जो विचारों को, यानी कि जो हमारे विचार थे उनको फैलाया
उनको दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया। संचार के माध्यमों ने भी हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने विचारों को दूर दूर तक फैला सकें। बात है संचार माध्यम और सांस्कृतिक परिवर्तन। जैसे कि समाज सुधारक आए, उन्होंने यानी अपने विचारों को जिन संचार माध्यमों के ये जरिए पहुंचाया, जैसे कि कौन कौन से संचार के माध्यम थे, यानी प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राम और माइक्रोफोन। इन्होंने आम जनता और जो तब के विचारक थे उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचाया था, जिससे जो परिवर्तन थे यानी कि वो ज़्यादा होने लगे। यानी कि इन्होंने संचार माध्यमों ने भी हमारे विचारों को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा अहमियत है या सहायता की है। फिर उसके बाद जो नवीन प्रौद्योगिकी थी, संगठन थे जिन्होंने हमारे विचारों को एक गति प्रदान की, नए नए परिवर्तन हुए और जन जागृति के प्रयास किए गए। और जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा, पंजाब में आर्य समाज की स्थापना की गई दयानंद सरस्वती के द्वारा, 1914 में अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक संस्था थी शिक्षा के लिए। तो ये कुछ विचार थे जो हमने प्राचीन संस्कृतियों की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए प्रकट किए थे। कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। फिर देखिए 19वीं सदी में सामाजिक आंदोलनों ने देश के सांस्कृतिक स्वरूप को परिवर्तित भी किया था। नवीन विचारधाराएँ, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि सारी चीज़ें वही कहती हैं कि हमने जो भी प्राचीन इतिहास है, जो हमने हमारी प्राचीन संस्कृति है, या जो भी हमारे प्राचीन विचार हैं, रीति रिवाज हैं, चाहे वो खान पान हो, भाषा हो, हमने उसमें बदलाव किए। समय के साथ हर चीज़ में बदलाव हुए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण का तात्पर्य क्या है कि उस सांस्कृतिक प्रतिमान से जिसे भारत के कुछ लोगों ने यानी कि वो ही सेम ही चीज़ है कि पश्चिमीकरण क्या है कि जो पुरानी संस्कृति है उसे भारत के लोगों ने अपनाया है। बस यही चीज़ है इसमें। जैसे कि जीवन शैली, जीने का तरीका कैसा होता है, किस प्रकार से चिंतन किया जाता है, किस प्रकार से रहा जाता है, उन्हीं विचारों को हमने अपनाया है। फिर देखिए पश्चिमीकरण की जो व्याख्या है, एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के संबंध में लिखा है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी स्थायी परिवर्तन हुए। यह काल भारतीय इतिहास के कालों से भिन्न था। यानी टोटल बात वही है कि जो अंग्रेजी शासन आया, ब्रिटिश काल आया, सबसे ज़्यादा परिवर्तन उसी काल में हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही जो कुप्रथाएं थी उनको ख़त्म किया था। हालांकि भारतीयों ने सहयोग किया, लेकिन ख़त्म करने का श्रेय अंग्रेज़ों को ही जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे। तो ये वही चीज़ें हैं। पश्चिमीकरण की विशेषताएं अपने देख लेते हैं। पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पे पड़ा, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में पड़ा। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में लिखा कि पश्चिमीकरण एक संश्लिष्ट बहुस्तरीय अवधारणा है और जिसकी जो रूपरेखा है, जिसका जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ये इसके बारे में श्रीनिवास का मानना था कि पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी समान मात्रा में नहीं। अब देखिए किसी पे प्रभाव ज़्यादा और किसी वर्ग में प्रभाव कम पड़ता है, यानी एक जैसा प्रभाव सभी पे नहीं पड़ता। फिर देखिए श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग मात्र परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका उद्देश्य अच्छे बुरे को अभिव्यक्त करना नहीं है, नैतिक दृष्टिकोण तक ही सीमित है। तो यानी कि ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर श्रीनिवास ने 1952 में मैसूर के रामपुर गांव में एक सरकारी बुलडोजर के चालक को एक खेत में ज़मीन को समतल करते देखा। यह चालक मनोरंजन के लिए गांव में पारंपरिक खेल के दिखाया करता था। स्पष्ट है कि मनोरंजन के लिए जादू टोने से संबंधित पारंपरिक खेल, जीविका और प्रयोजन के लिए बुलडोजर चलाने और उसे कोई असामान्यता नहीं दिखती थी। यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए, मनोरंजन के लिए उसने ये कार्य किया। तो यानी कि ये संस्कृति से अपनाया हुआ एक फैक्ट था। उसके बाद देखिए पश्चिमीकरण और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये वही चीज़ें हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है, चाहे हमारे खान पान में हो, भोजन में हो, तो इसमें फिर भी पढ़ लेते हैं कि पूर्व भारतीय संस्कृति के पाश्चात्यकरण से पूर्व भोजन करने की एक परंपरा कैसी थी, धार्मिक कृत्य मानी जाती थी। भोजन में पवित्रता के मानक स्थापित हुए, जैसे भोजन पतलों को फेंक देने के पश्चात जूठी पतलों के स्थान पर गोबर का लेप कर पवित्र किया जाता था। यानी ये पहले की खान पान की एक दिशा थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल हम मेज़ पर बैठ कर के भोजन करते हैं और बाद में उसको साफ़ किया जाता है, ना कि उसके ऊपर गोबर का लेप किया जाता है। तो ये कुछ चेंजेस आ गए, परिवर्तन आ गए हैं प्राचीन समय के बाद। फिर इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे
किसी ब्राह्मण पंडित के बेटे अपने पेशों में प्रवेश करें, किसी सरदार का बेटा भारतीय सेना में उच्च स्थान पर प्राप्त कर ले और पश्चिमीकरण का ये आदर्श चुना जाए। तो सर्वप्रथम लोगों में उन्होंने देशों, सरकारी नौकरियों, उद्योगों, वाणिज्य, व्यवसाय, ये सभी वही फैक्ट हैं। किस किस में चेंजिंग, क्या क्या चेंजिंग हुए। संस्कृतिकरण यानी कि हमारी संस्कृति में क्या क्या, चाहे वो जाति व्यवस्था हो चाहे धर्म व्यवस्था, ये जाति से रिलेटेड है कि हमारी जो जाति है उसमें क्या परिवर्तन आए। पहले की 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद अनेक, यानी कि उसमें जो उच्च जाति थी वो 2 उच्च जातियां थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और बाकी जो 2 अन्य जातियां थी वो निम्न जातियां मानी जाती थी। उसके बाद से हमारी कास्ट में क्या क्या परिवर्तन होने लगे धीरे धीरे, उसके अंदर यही चीज़ें हैं। फिर संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे श्रीनिवास ने माना कि संस्कृतिकरण 2 तरफा प्रक्रिया है, यानी कि अगर इसमें कोई विकास होगा तो दोनों तरफ से होगा, एक तरफा नहीं होगा। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप लौकिक व कर्मकांडीय स्थिति को मध्य पाए जाने वाले असमानता को दूर करना है। संस्कृतिकरण के प्रोत्साहन के कारक क्या है? देखिए, संचार और यातायात के साधन वही है। कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता, जो अंधविश्वास है उसका कम होना और जो आस्था है उसका बढ़ना। राजनीतिक प्रोत्साहन, संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपनाना, यानी कि हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया हुआ है, राजनीति में हमें प्रोत्साहन मिलता है अगर हम प्राचीन समय के जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करें तो। संस्कृतिकरण का की आलोचना भी हुई है, यानी हमारे जो प्राचीन विचार थे उनके आज के समय के मॉडर्न लोग जो हैं उनको उनकी आलोचना भी करते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण, इसमें धर्म के बारे में कहा गया है कि पहले जो धर्म था कहते थे कि ईश्वर जो है ईश्वर का आकार है, लेकिन बाद में ये भी कहा गया अगर ईश्वर का आकार है तो ईश्वर कहाँ है। तो यानी ये धर्मनिरपेक्षीकरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती थी। जैसे धर्म की व्याख्या को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं थी, कुछ कहते ईश्वर हैं, कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं को की जो पकड़ है, प्रभाव है, बहुत हद तक मुक्त हो जाती है। फिर देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या। धर्मनिरपेक्षीकरण के संबंध में समाजशास्त्रियों ने कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर धार्मिक विचार संस्थाएं अपनी महत्ता को खो देती है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में ये बात निहित है कि जिसमें सबसे पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा अब नहीं माना जाता, यानी हर व्यक्ति पहले जो धर्म को मानते थे, जिस तरह से धर्म को अपनाते थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया आज के टाइम में, यानी कि कुछ लौकिकता और अलौकिकता की भावना दिखाई देती है। धार्मिकता में कमी आ गई है, यानी कि हालांकि विश्वास फिर भी है लेकिन कुछ हद तक लौकिकता में कमी दिखाई देती है। फिर देखिए तर्क चिंतन की भावना में वृद्धि हुई है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए पहले तर्क वितर्क करते हैं तो उस कार्य में वृद्धि हुई है। विभेदीकरण, किसी चीज़ को 2 रूपों में देखना, विभेद करके देखना, यानी उसके लाभ और हानि दोनों देखना, तो यही विभेदीकरण कहलाता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षीकरण के क्या क्या लक्षण हैं, तो यानी कि इससे क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या हमारे विचारों को इससे शक्ति मिलती है या क्या चीज़ें हैं वो इसके अंदर बताई गई है। तो देखिए सबसे पहले धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक लौकिकता में जनसाधारण का विश्वास बढ़ता जाता है, तो ये तो कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो यूरोप के सामाजिक जीवन में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को वहाँ से स्टार्टिंग हुई। भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक क्या हैं? सबसे पहले सामाजिक धार्मिक आंदोलन, पश्चिमीकरण, धार्मिक संगठन, ये इसके कुछ फैक्ट हैं। नगरीकरण है, नगरों की जैसे तेज़ी से विकास होना। यातायात के साधन हैं, मध्य वर्ग का उदय होना, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो तेज़ी से आगे आए। भारतीय समाज पर धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, यानी हमने जनमानस ने क्या सीखा। पहले के आश्रम थे, चिकित्सालय थे, समाज सेवी संगठन थे, उनसे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे ज़्यादा प्रभाव शहरों में पड़ा या ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा धर्मनिरपेक्षीकरण का। फिर लास्ट इसका टॉपिक है उत्तर आधुनिकरण। इसका मतलब है मॉडर्नाइजेशन, आज का जो युग है कैसा है, आधुनिकता क्या है। पहले के जो विचार हैं उनको आज के समय में लोग कम अपनाते हैं, धीरे धीरे ये सारे के सारे जो विचार हैं वो कम होते जा रहे हैं। आधुनिकरण की अवधारणा, आधुनिकरण एक निश्चित परिभाषा देना सहज नहीं है क्योंकि विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने इस शब्द को विभिन्न अर्थों और संदर्भों में प्रयुक्त किया है। और मुरे ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में लिखा है कि आधुनिकरण के अंतर्गत परंपरागत अथवा पूर्ण आधुनिक समाज का पूर्ण परिवर्तन ही आधुनिकरण है। यानी कि अगर
एक आज का जो समय है, आज का जो युग है पूरी तरह से बदल गया, तो वो आधुनिकरण है। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। योगेंद्र सिंह के विचार के अनुसार आधुनिकरण की सांस्कृतिक सर्वव्यापी जैसा कहा जा सकता है। आधुनिकरण का आशय केवल उन्नति से नहीं है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। ये आधुनिकरण की कुछ विशेषताएं हैं। लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशन सोसाइटी में 7 विशेषताएं बताई है, जैसे वैज्ञानिक भावना, नगरीकरण में वृद्धि, संचार साधनों की क्रांति, शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक साझेदारी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और साझेदारी। और ये उसकी अवधारणा है। आधुनिकरण की 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आधुनिकरण तकनीक का विकास हुआ, यानी कि मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे आगे आगे विकसित होता गया। तो टोटल बात ये है कि प्राचीन समय के बाद फिर आज का जो आधुनिकरण है उसकी क्या विशेषताएं, आज के मॉडर्न टाइम में क्या क्या आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर वही है, कोई इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं, बस इसके 2-4 फैक्ट हैं जिसको हम समझ जाए तो ये पूरा लेसन ही हम समझ सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर थोड़े बड़े हैं, लेंदी हैं थोड़े, लेकिन बातें सिर्फ वही कही गई हैं। प्राचीन समय से लेकर के उसकी जो तुलना है आज के समय से की गई है। अभी हमने कौन से विचार, किस प्रकार के विचार, रीति रिवाज, भाषा, कल्चर, क्या क्या हमने प्राचीन समय से सीखे और उनका हमारे आज के समय पे क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम किस प्रकार से अपना रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे भाषा का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे हमारे रहन सहन का हो, किसी भी क्षेत्र को हम किस प्रकार से अपना रहे हैं। तो ये छोटा सा, यानी कि वैसे तो लेंदी पार्ट है लेकिन हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा है। जो मेन फैक्ट थे हमने वही पढ़े। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी इसी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।